तारीख 22 दिसंबर 2000, दिन शुक्रवार, वक्त रात के करीब 9:05, जगह दिल्ली का लाल किला। हर रोज की तरह उस दिन भी लाल किले में लाइट एंड साउंड शो दिखाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये शो खत्म हुआ, पूरा लाल किला गोलियों की तड़तड़ाहट भरी आवाजों से गूंज उठा। 6 आतंकियों ने लाल किले में अंधाधुंध गोलियां बरसाई। उनका निशाना था राजपुताना राइफल्स का बेस कैंप। इस हमले में 3 जवानों की जान चली गई और पूरी दिल्ली दहशत के आगोश में आ गई। इस हमले में अब्दुल्ला ठाकुर, राइफलमैन उमाशंकर और लांस नायक अशोक कुमार की जान चली गई। देश की राजधानी के बीचों बीच हुए इस हमले ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी। 20 साल पहले हुए इस फिदायनी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी और 20 साल बाद हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इस हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को फांसी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ये खबर आई है कि तिहाड़ जेल ने कोर्ट से आरिफ के डेथ वारंट की डिमांड की है, लेकिन 20 साल एक बहुत लंबा वक्त लग गया इस आतंकी को फांसी के तख्त तक पहुंचाने में। और आज जब ये फैसला आया है, तब हम में से बहुत से लोगों को तो ये तक नहीं पता होगा कि ऐसा कोई हमला कभी हुआ भी था क्या। इसीलिए आज इस हमले की पूरी टाइमलाइन हम आपसे डिस्कस करेंगे करंट की इस क्लास में। 26 दिसंबर 2000, हमले के ठीक 4 दिन बाद दिल्ली पुलिस अशफाक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करती है। पुलिस इस शख्स तक पहुंची एक पर्ची के जरिए। दरअसल लाल किले पर हुए इस हमले की एफआईआर नॉर्थ दिल्ली के पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। जब पुलिस ने पड़ताल की तो उन्हें कई AK-56 राइफलें, जिंदा हथगोले, एक रस्सी और साथ ही एक पर्ची मिली। इस पर्ची पर जो नंबर लिखा था उसे ट्रैक करते हुए पुलिस ईस्ट दिल्ली के गाजीपुर DDA जनता फ्लैट पर छापा मारती है। यहीं से अशफाक, जिसका एक नाम मोहम्मद आरिफ भी है, उसकी गिरफ्तारी होती है। मोहम्मद आरिफ के साथ उसकी बेगम भी थी, जिसका नाम था रहमाना यूसुफ फारूकी। पुलिस को पता चलता है कि मोहम्मद आरिफ ने बकायदा अखबार में शादी का एडवर्टाइजमेंट देकर रहमाना से शादी की थी ताकि वो आराम से भारत में छिप सके। 20 फरवरी 2001, आरिफ से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इसमें आरिफ के अलावा अन्य 21 लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 22 दिसंबर 2000 को जब ये लोग लाल किले में घुसे, तब इनके पास मिलिट्री जैकेट्स में हथगोलों का जखीरा और धारदार छुरे भी रखे हुए थे। ये सब लाइट एंड साउंड शो देखने के बहाने लाल किले में घुसे थे और जैसे ही शो खत्म हुआ, वैसे ही लश्कर कमांडर मोहम्मद आरिफ और अब्बू हैदर भीड़ के साथ रेड फोर्ट से बाहर आ गए, जबकि लाल किले में रुके हुए बाकी आतंकियों ने अंदर मौजूद राजपुताना राइफल्स की 7वीं बटालियन का रुख किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सामने आए अब्दुल्ला ठाकुर को गोलियों से भून डाला। वो निहत्था सिविल संतरी था। आगे बढ़ते ही उन्होंने इंडियन आर्मी के राइफलमैन उमाशंकर और उसके बाद लांस नायक अशोक कुमार पर AK-56 से गोलियां चला दी। जब तक लाल किले के भीतर मौजूद आर्मी अफसरों को होश आया, तब तक आतंकवादी लाल किले से बाहर कूदकर फरार हो चुके थे। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि लाल किले में खून खराबे के बाद आरिफ ने BBC के श्रीनगर और दिल्ली ऑफिस में खुद फोन किया और बोला, हमने लाल किले में 2 दाने डाल दिए हैं। 2 दाने यानी कि लश्कर के 2 फिदायीन। 11 सितंबर 2001, दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 22 लोगों पर केस दर्ज किया, लेकिन इनमें से 3 एनकाउंटर में मारे गए और 8 को भगोड़ा घोषित कर दिया गया और बाकी बचे 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चलता है कि मोहम्मद आरिफ ही इस हमले का मास्टरमाइंड था। उसे पाकिस्तान से हवाला के जरिए बिलाल अहमद नाम के एक दूसरे आतंकी ने 29.5 लाख रुपए भेजे थे और इसी पैसे से उसने पूरे अटैक को प्लान किया था। 24 अक्टूबर 2005, ट्रायल कोर्ट में अशफाक समेत 7 लोगों को दोषी ठहराया जाता है। कोर्ट रहमाना यूसुफ फारूकी को आतंकियों को शरण देने के लिए 7 साल की सजा सुनाती है,
नाजीर अहमद कासिद और फारूक अहमद कासिद नाम के 2 लोगों को उम्र कैद की सजा मिलती है। बाकी 3 दोषियों बाबर मोहसिन, सदाकत अली और मतलूब आलम को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन पुलिस के लिए इन आतंकवादियों को सजा दिलाना इतना आसान नहीं था। इस मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि जब हमले की जांच उन्हें मिली तो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को 2 टूक ये बता दिया था कि हाथ आई जिंदा आतंकी यानी कि मोहम्मद आरिफ को पुलिस पर हमला करके छुड़ा लिया जाएगा। ये सुनते ही दिल्ली पुलिस के होश फाख्ता हो गए। वो कहते हैं कि मोहम्मद आरिफ तब मेरी कस्टडी में था। मैंने 26 दिसंबर की रात को ही CMM संगीता धिंगरा सहगल के सामने उसे पेश किया। वो 30 हजारी कोर्ट की जज थी और मैं आतंकी को उनके घर पर ही ले गया था। मेरे कहने पर उन्होंने अशफाक के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां पहनवा दी। इससे उसे पुलिस कस्टडी से भगाए जाने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन हमारे देश में किसी भी गुनहगार को फांसी की सजा दिलाना इतना आसान नहीं है। 10 जुलाई 2006 ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दी गई और इस पिटीशन को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इसके बाद आरिफ को ये उम्मीद बंधी कि वो छूट जाएगा। इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने TV9 को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि मोहम्मद आरिफ अक्सर पुलिस कस्टडी में आते जाते मेरे ऊपर थूका करता था। वो पानी में कुछ मंत्र सा पढ़कर टोना टोटका करता और उस पानी को मेरे ऊपर फेंक देता था। मैं उससे कहता कि पहले तू इस पानी को खुद पर छिड़क कर अपनी हथकड़ियां और बेड़ियां खुलवा ले और फिर मुझसे निपटना। 13 सितंबर 2007 दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिफ की फांसी की सजा को बरकरार रखा और बाकी के 6 दोषियों को बरी कर दिया। इंस्पेक्टर सुरेंद्र बताते हैं कि आरिफ जेल में अक्सर उन्हें गालियां देता था, यहां तक कि उन पर बलात्कार का भी आरोप लगा, लेकिन वो सब जगह बेदाग साबित हुए। उन्होंने गालियां सुनकर भी सब्र नहीं खोया, लेकिन हदें तब पार हो गई जब जैश और लश्कर के कमांडर्स ने उनके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। उनके बच्चों से कहा गया कि वो अपने अब्बू को समझा लें, अभी भी वक्त है, वरना हमले की जांच से पहले उन्हें ही जिंदा कब्र में दफना दिया जाएगा। लेकिन इन धमकियों के बावजूद भी सुरेंद्र संड पीछे नहीं हटे। वो बताते हैं कि आरिफ को कश्मीर ले जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस इसके लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। इसलिए उन्हें ही एक स्पेशल हेलीकॉप्टर लेकर कश्मीर जाना पड़ा। वहां रात को आतंकियों ने आरिफ को छुड़वाने के लिए बमबारी कर दी, लेकिन फिर भी वो उसे छुड़ा नहीं पाए। 10 अगस्त 2011 दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। फिर भी इसके लिए रिव्यू पिटीशन लगाई गई, लेकिन 28 अगस्त 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये साफ कहा था कि ये भारत माता पर हुआ हमला है। वो एक विदेशी नागरिक है जो गलत तरीके से भारत में घुसा था और भारतीय सैनिकों पर बिना कारण ही हमला करके हत्याएं की, इसलिए सजाए मौत ही एकमात्र सजा है। ये सजा दिलाने में इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड का अहम रोल रहा, जिसकी तारीफ दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक खुलकर की गई। लेकिन 28 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अशफाक की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद 2 बार फिर से उसकी रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हुई और 3 दिसंबर 2022 को चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी और उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद से ही मोहम्मद आरिफ की फांसी का हर किसी को इंतजार था। आज इस मामले को 2 दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और अब फाइनली लगता है कि इस मामले में इंसाफ होगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। खैर दोस्तों, ये मामला बताता है कि तब कितना आसान था हमारे देश में कहीं पर भी हमला करना, किसी को भी जान से मारना, क्योंकि आतंकी हमला करके फरार भी हो गए थे। अगर वो चाहते तो और भी खून खराबा कर सकते थे, क्योंकि उन्हें रोकने वाला वहां कोई था ही नहीं। बहरहाल, करंट की इस क्लास में ये केस स्टडी हमने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें
और ये ज़रूर बताते जाएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। लेते हैं आपसे अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।